हिजबुल्लाह के एक भी हेडक्वार्टर पर हमला की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इजराइल ने जो कह रखा था कि उसके पास आयरन डोम है, डिफेंस सिस्टम है, वो मिसाइल को नाकाम बना देता है, ऐसा साबित नहीं हुआ। ईरान ने मैसेज दे दिया है इजराइल को, उसकी औकात बता दी है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम अमेरिका को 1 मिनट के लिए चुप रहने के लिए कहो। ईरान की जो मलेशिया है वो इराक़ में मौजूद है, लेबनान में मौजूद है, यमन में मौजूद है, सीरिया में मौजूद है, और यूनाइटेड नेशन की 25% जो फंडिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। तो यूनाइटेड नेशन को अमेरिका चलाता है। इसके लिए 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा, और जो मकबूजा एरिया है वेस्ट बैंक, रामल्ला, यरूशलेम, उसको इसराइल खाली कर देगा और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। तो सऊदी अरब अपनी बालादस्ती हासिल करने के लिए कुछ एतराज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं। 27 सितंबर की शाम इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उसके हमला करने की कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी है उनकी शहादत हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये खबर आने के बाद कई तरह की बातें होने लगती हैं, कई तरह के सवालात होने लगते हैं कि आखिर इस मौत के बाद जो मिडिल ईस्ट की लॉबी है, या फिर ये कहिए जो मिडिल ईस्ट का पावर पॉलिटिक्स है, इस पर कितना असर पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाई अरब कंट्रीज़ आर डिवाइडेड व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट इजराइल। इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शम्स तबरेज़ कासमी साहब, जो हमेशा इंटरनेशनल मुद्दों को फॉलो करते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो हिजबुल्लाह है उसका लेबनान में पॉलिटिक्स हो या किसी दूसरी चीज़ों में उसका क्या रोल है, रहता है हमेशा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हिजबुल्लाह का पूरे ख़त्ते में हम किरदार है। दरअसल हिजबुल्लाह एक तंजीम का नाम है और उसका कई विंग हैं। एक सियासी विंग है, एक समाजी विंग है और एक अस्करी विंग है। लबनान एक ऐसा मुल्क है जो लंबे अरसे तक खाना जंगी का शिकार था। 1960-70 के बाद ख़ासतौर पर उस दिहाई में तो खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने अपनी आर्मी को लबनान में भेज दिया और साउथ लबनान पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो हिजबुल्लाह 1982 में क़ायम हुई और हिजबुल्लाह ने 1990 के आसपास में अपना हदफ बनाया कि हमें इसराइल को लबनान से बाहर निकालना है, उसकी आर्मी को यहाँ से भेजना है। चुनांचे हिजबुल्लाह ने कोशिश की, जिद्दोजहद की, और 2000 में इसराइल को लबनान छोड़ना पड़ा बग़ैर किसी समझौता के, माहिदा के, और ये तारीख़ में इसराइल की सबसे बड़ी हार मानी गई। 2006 में दोबारा इसराइल ने कोशिश की लबनान पर कब्ज़ा करने की। 33 दिनों तक जंग चलती रही हिजबुल्लाह और इसराइली आर्मी के बीच, और 33 रोज़ा जंग के बाद जंगबंदी हुई और उस मौका पर भी इसराइल को हार का सामना करना पड़ा। तो हिजबुल्लाह उस इलाक़ा की एक मज़बूत ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है। चूँकि लबनान एक ऐसा मुल्क है ना जो जहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटी रहती है। क्रिश्चन भी 35-40% हैं, मुसलमान है 60%, और मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांटा गया, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। तो सदर वहाँ का क्रिश्चन होगा, वज़ीर आज़म शिया मुसलमान होगा, और स्पीकर है वो सुन्नी मुसलमान होगा। इस तरह तकसीम है। तो लबनान की जो आर्मी है बेहद कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। तो हिजबुल्लाह एक तरह से लबनान का दिफा करती है, बचाव करती है, आर्मी का काम करती है। ख़ुद लबनान की पार्लियामेंट ने हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन को, उसके लड़ाकों को ये इख्तियार दे रखा है कि वो हमारे मुल्क का दिफा करते हैं। तो एक तरह से फ़ौजी इख्तियारात हिजबुल्लाह को हासिल है वहाँ। सर, जैसे आपने कहा कि हिजबुल्लाह 2006 में सन 2000 में उसकी एक बहुत बड़ी जीत थी, तो उसके बाद से सीरिया की भी एक तारीख़ है जहाँ दाइश वगैरह को उसने अपने पावर्स भगाए। तो क्या लग रहा है इजराइल के लिए ये लड़ाई ज़मीनी सतह पर कितना मुश्किल होगा? इसराइल के लिए लड़ाई ज़मीनी सतह पर बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इसराइल को जो अपने हदफ में कामयाबी मिलती सिर्फ एयर स्ट्राइक के ज़रिए। ज़मीनी सतह पर गज़ा पट्टी में पिछले 1 साल से लड़ाई जारी है इसराइल की, और गज़ा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके 5000 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए हैं, 10,000 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, नफसियाती मरीज़ का शिकार हो गए हैं, और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसराइली सेना कभी तैयार नहीं होती है। एयर स्ट्राइक आसान होता है, जहाज़ में बम बारूद भरा, जाके किसी बिल्डिंग पर बम को गिरा दिया, अमेरिका से उनको बम बारूद मिलता है और वो गहरा और बड़ा नुकसान कर जाते हैं। उसी तरह लबनान का मामला है। लबनान में इसराइल ने अपनी आर्मी तो भेज दिया है, लेकिन इजरायली आर्मी के सामने कोई फ़ौज मौजूद नहीं है। हिजबुल्लाह ने भी अपनी फ़ौज को गोरिल्ला वार की तरह लड़ने का पैगाम दिया है। तो वो एक तरह से इसराइल पर हमला कर रहे हैं, निशाना बना करके या उसको अपने जाल में फंसा करके, और उसका नतीजा ये कि इसराइल का नुकसान हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में अभी तक हिजबुल्लाह के एक भी हेडक्वार्टर पर हमला की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन रद्द अमल में
10 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हुई है, 20 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी है और हिजबुल्लाह पूरी क़ुव्वत के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल का मुकाबला कर रही है। तो ग्राउंड ऑपरेशन हमेशा इजराइल को भारी पड़ा है और इस मरतबा भी यही हो रहा है। तो जैसे हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आपको क्या लग रहा है और हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, हसन नसरुल्लाह पिछले 32 सालों से लीडर थे हिजबुल्लाह के। उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत मजबूत बनाया था। लबनान की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के हमेशा 10-15 एमपीज़ होते हैं, मिनिस्टर्स इनके होते रहे हैं। उसके अलावा समाजी और रफ़ाही सतह पर भी हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा काम करती रही है। लोगों के दिलों में हिजबुल्लाह ने अपनी जगह बनाई। फिर अस्करी मैदान में हिजबुल्लाह का अपना काम था और हसन नसरुल्लाह अकेले पिछले 32 सालों से वो लीडर थे। इसराइल ने पिछले 32 सालों में 10 मरतबा उन पर हमला करने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, लेकिन कभी लोकेशन का पता नहीं चल सका। इस मरतबा इसराइल को कामयाबी मिली हसन नसरुल्लाह को मारने से। लेकिन अब जो हिजबुल्लाह है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा उनके जंगजू और उनके मुजाहिदीन हैं, फिर उनके मेंबर्स हैं। तो हर जगह हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। तो किसी एक लीडर के मारे जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता, बल्कि हिजबुल्लाह ने पहले से ही अपने कई लोगों को तैयार कर रखा था कि हसन नसरुल्लाह के बाद वो जगह संभाल लेंगे। क्योंकि इस तरह की जो मुकावमती तंजीम होती है, जो रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं, तो उनका अंदाज़ा होता है कि उनका लीडर कभी मारा जा सकता है, उनको शहीद किया जा सकता है। तो उनकी जगह कौन ले, कैसे मुकाबला करना, पहले से पूरी तैयारी रहती है। क्योंकि इनका क्या है, एक विज़न है, एक तहरीक है। तो किसी के मारे जाने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ सकता है। सर, इससे पहले ईरान के तेहरान में इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ, उसी तरह खुफिया हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई। ये लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं एक बहुत खुफिया मकाम पे रहते थे हमेशा, जो किसी को खबर नहीं होती। हसन नसरुल्लाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हर हफ्ते में अपने जो मकाम, अपना जो लोकेशन वो बदल देते। लेकिन आखिर पता कैसे चला? तो क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं अपनों में जो गद्दार होते हैं वो अभी मौजूद है? हाँ, देखिए, होता क्या है, ये कहना कि गद्दारी होती है, जासूसी होती है, हर जगह गद्दार होते हैं। अब इसराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस में से एक है। अमेरिका की आईएसआई का उसको हमेशा सपोर्ट रहता है, सीआईए का। तो दुनिया की बड़ी तंजीमों का उसको साथ है। उसके अलावा लबनान में जो हुकूमत है, हुकूमत का आधा हिस्सा इसराइल के साथ है, आधा इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकेशन लीक हुई है। किसी ने गद्दारी की होगी, आसान नहीं होता, हर जगह गद्दार होते हैं। तो ये तो सच्चाई है कि इनकी लोकेशन लीक हुई है। इसी तरह ईरान में हुआ। पिछले दिनों खबर आई थी कि ईरान की एक फ़ौजी यूनिट का जो सरबराह था वो मोसाद का एजेंट था। तो ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस को बहुत पावरफुल बना रखा है, बहुत मजबूत बना रखा है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि 32 सालों का अरसा गुजर गया। 32 साल से हसन नसरुल्लाह को मारना चाह रहा था इजराइल, अब जाकर के कामयाबी मिली है। और इतने बड़े पैमाने पर छिड़ जाने के बाद तो कामयाबी है। मौत हर एक की होती है। आज उनकी मौत लिखी हुई थी तब हुई, लेकिन हसन नसरुल्लाह ने पिछले 32 सालों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। फ़लस्तीन के मूवमेंट को उन्होंने मजबूत बनाया है। आज दुनिया भर में लोग फ़लस्तीन की, गज़ा पट्टी की बातचीत कर रहे हैं, मस्जिद अक़सा की बातचीत कर रहे हैं। इसराइल एक तरह से खोखला हो गया है। तो ये हसन नसरुल्लाह की कामयाबी है। बकिया जब मौत आनी होती है, आ जाती है। सर, कल रात में जो ईरान ने हमला किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? यकीनन ईरान ने कल इसराइल पर हमला किया। और ईरान ने जो हमला किया इसराइल पर, तो इसराइल के फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, सिविलियंस पर, आम शहरियों पर हमला नहीं किया। ईरान ने हमला करके इसराइल को बता दिया कि हमारे और तुम्हारे बीच में 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला है, लेकिन हम तुम पर मिसाइल से हमला कर सकते हैं। हमारे पास भी हथियार है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी बम बारूद है। हम तुमको तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। इस वक्त हमने सिर्फ सिविलियंस पर मतलब हमने सिर्फ फ़ौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है, सिविलियंस को नहीं मारा है। लेकिन अगले दिनों में हम तुम्हारे मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि एक जो मिसाइल गिरा वो जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उससे 400 बिल्कुल नज़दीक, इसी तरह फ़ौजी हेडक्वार्टर से 500 नज़दीक। तो टारगेट तक इस मरतबा ईरान का मिसाइल गया है। और इसराइल ने जो कह रखा था कि उसके पास आयरन डोम है, डिफेंस सिस्टम है, वो मिसाइल को नाकाम बना देता है, ऐसा साबित नहीं हुआ। ईरान ने सरप्राइज़ कर दिया पूरी दुनिया को। और पूरे इजराइल में डर और खौफ का माहौल है। पूरी रात वहाँ सायरन बजते रहे, लोग बुंकरों में छुपते रहे, कई की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए हैं। तो इजराइल की बड़ी तबाही हुई है। और ईरान ने मैसेज दे दिया है इजराइल को, उसकी औकात बता दी है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम अमेरिका को 1 मिनट के लिए चुप रहने के लिए कहो तो दुनिया के नक्शे से तुमको मिनटों में मिटा दिया जाएगा। सर, कल रात वाले हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग ऐसा लिख रहे हैं कि अगर अब इजराइल जवाबी हमला करता है तो माहौल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाएगा, पहले जैसे नहीं रहेगा। देखिए, ईरान पर हमला करेगा इसराइल, जवाबी हमला तो ये होगा ना उसका
ईरान ने हमला किया है तो ईरान के अंदर उतनी कैपेसिटी है, सलाहियत है, तब तो वो हमला कर रहा है। उसका हमला करने की या उसको रोकने की ईरान सलाहियत भी रखता है। ईरान कोई नया मुल्क तो नहीं है। ईरान इससे पहले इराक़ के साथ जंग लड़ चुका है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। रूस इतना बड़ा मुल्क है, सुपर पावर रह चुका है। वो जो मिसाइल यूज़ कर रहा है वो ईरानी साख्ता है, ईरान का बनाया हुआ है। तो ईरान के पास हर तरह की ताकत है, सलाहियत है। उसकी जो फ़ौज, अब देखिए ईरान एक मुल्क है और उसने ख़ित्ते में हर जगह अपनी मौजूदगी बना रखी है। ईरान की जो मलेशिया है वो इराक़ में मौजूद है, लेबनान में मौजूद है, यमन में मौजूद है, सीरिया में मौजूद है। तो अगर इज़राइल हमला करेगा ईरान पर, तो ईरान के पास इज़राइल पर हमला करने का ऑप्शन ईरान के अलावा इराक़ में भी मौजूद है, सीरिया में भी मौजूद है, लेबनान में मौजूद है, यमन में मौजूद है। तो ईरान कई महाज से एक साथ इज़राइल पर हमला करेगा और इज़राइल और बुरी तरह घिर जाएगा। इससे पहले भी ईरान ने इज़राइल पर हमला किया था, अपने जनरल्स के हमले का बदला लिया था और इज़राइल ने कहा था कि हम हमला करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन इज़राइल वैसे हिम्मत नहीं कर सका। इस मरतबा भी इज़राइल ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, इज़राइल क्या करेगा, प्रोक्सीज वार करेगा या एजेंटों के ज़रिए किसी का कत्ल करेगा, किसी को मारेगा, जैसे उसने किया है। या जो दूसरे इलाके जैसे सीरिया में उसके एम्बेसी पर हमला कर सकता है, इराक़ में कर सकता है। डायरेक्ट ईरान पर इज़राइल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा और ना अमेरिका उसको ऐसा करने देगा। सर, एक सवाल ये भी होता है कि खा ईरान हमला करे या इज़राइल हमला करे, इन सारे सिनारियों के बीच कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेंस होता है। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच लोगों की नज़र अक़वाम मुत्तहिदा पे होती है कि वो कोई स्टैंड ले, कोई फ़ैसला ले। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा पूरे तौर पर खामोश है। यूनाइटेड नेशन या अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे कमज़ोर इदारा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अमेरिका उसको चलाता है। तो इस जंग में डायरेक्ट अमेरिका मुलव्विस है, क्योंकि अमेरिका की एक छावनी है इज़राइल। इज़राइल के जंग लड़ने का मतलब अमेरिका जंग लड़ रहा है। इज़राइल पर अटैक होने का मतलब है अमेरिका पर अटैक हो रहा है। और यूनाइटेड नेशन की 25% जो फंडिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। तो यूनाइटेड नेशन को अमेरिका चलाता है। इसके अलावा दुनिया के 5 मुल्कों ने वेटो पावर हासिल कर रखा है। तो यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई हैसियत नहीं है। यूनाइटेड नेशन को दुनिया के 5 बड़े मुल्क मिलकर के चलाते हैं, उनमें से कोई एक मुल्क राज़ी नहीं तो फैसला नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशन बस एक पंचायत करने वाला इदारा है। जैसे आप देखते हैं कि गांव मोहल्लों में लड़ाई होती है, अब पंचायत होती है। तो जो सरपंच होते हैं वो गरीबों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो अमीर होते हैं, जो मोहल्ले के दबंग होते हैं, उसके सामने खामोश रहते हैं पंच, या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। तो वही हाल यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। बस इतनी उसकी हैसियत है कि वहाँ जाइए, बैठिए, लोग इजलास में जाते हैं, शरीक होते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। जो ताकतवर मुल्क होते हैं ख़ुद फ़ैसला करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने आज तक कोई सलाह समझौता नहीं किया है। सर, लेकिन फिर यही सवाल सऊदी अरब पे भी उठता है। अभी उसने कुछ दिन पहले फ़लस्तीन में जो मुसलमान जो मारे जा रहे हैं उनके बारे में बोल दिया, उसके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है। तो उस पर भी सवाल नहीं, देखिए सऊदी अरब तो हमेशा फ़िक्र करता रहा फ़लस्तीन की। सऊदी, ये जो ख़बर आई है नहीं मालूम किस ज़राए से आई है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा अमेरिका का दबाव है कि वो इसराइल से समझौता करे, सफ़ारती ताल्लुक़ बहाल करे। लेकिन सऊदी अरब ने दो टोक कह रखा है कि इसराइल के साथ हमारा सफ़ारती रिश्ता उसी वक्त बहाल होगा जब इसराइल 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा और जो मकबूजा एरिया है वेस्ट बैंक, रामल्ला, यरूशलेम, उसको इसराइल खाली कर देगा और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। तो सऊदी अरब का शुरू से स्टैंड है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पूरी हुकूमत इस पर बरकरार है और ये एक डिप्लोमेसी है सऊदी अरब की। और मुझे लगता है ये भी अच्छा तरीक़ा है। दो तरफ से कोशिश हो रही है। ईरान अस्करी मैदान में फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, ज़रूरत पड़ने पर वो हमला कर रहा है, हर तरह की मदद कर रहा है। सऊदी अरब सफारती सतह पर दबाव बना रहा है कि कम अज़ कम फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। वेस्ट बैंक, रामल्ला के इलाक़ों में जो इज़राइल के आर्मी मौजूद है, इज़राइल उसको खाली कर दे और फ़लस्तीन पूरा का पूरा फ़लस्तीनियों का था, आधा पर ज़्यादा, बल्कि अब तो 90% पर इज़राइल कब्ज़ा कर चुका है। तो कम से कम दोबारा 40-50% फ़लस्तीनियों को मिल जाए, ये सऊदी अरब की कोशिश है सफारती तौर पर। सर, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब अपनी बालादस्ती हासिल करने के लिए कुछ एतराज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए ख़त्ते में 2 बड़े मुल्क है, सऊदी अरब है, ईरान है। तो सऊदी अरब भी चाहेगा कि हमारी बालादस्ती रहे, ईरान चाह रहा है हमारी बालादस्ती रहे। अच्छी बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब में अब सुलह समझौता हो गया है। तो कोशिश का है, जो वेस्टर्न मीडिया है उसने सऊदी अरब के ताल्लुक़ से निगेटिव प्रोपेगेंडा कर दिया। जैसे पिछले दिनों ईरान के ताल्लुक़ से किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में शेख इस्माइल हानिया थे, वहाँ उनकी शहादत हो जाती है तो वेस्टर्न मीडिया ने एक शोशा छोड़ दिया कि ख़ुद ईरान ने इस्माइल हानिया को शहीद किया है।
अब हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, वो तो शिया थे, हिजबुल्लाह ईरान का ग्रुप था एक तरह से, तब लोगों को यकीन हुआ कि नहीं, ईरान पर जो इल्ज़ाम था गलत था। तो वेस्टर्न मीडिया क्या करता है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, एक दूसरे मुल्कों से नफ़रत पैदा करने की कोशिश करता है। तो कभी ईरान के ताल्लुक़ से शिया सुन्नी के मसले में घसीटा जाता है कि शेख इस्माइल हानिया सुन्नी थे और ईरान ने उनको खुद अपने घर में बुला करके शहीद कर दिया, आपस में बदजनी पैदा करने की कोशिश की गई। और अब ये दूसरा मामला सऊदी अरब का लाया गया, सऊदी अरब की तरफ से या अरब मीडिया में कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं आई है। तो सोशल मीडिया पर मुझे नहीं पता कहाँ से न्यूज़ आई है, ये बिल्कुल झूठी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। सऊदी अरब सफारती सतह पर फ़लस्तीन के लिए कोशिश कर रहा है और एक अच्छी जिद्दोजहद है। बहुत शुक्रिया सर आपका फ़लस्तीन के मुद्दे पे, ख़ासतौर पे हिजबुल्लाह के मुद्दे पे इतनी तफसील के साथ बात करने के लिए। बाकी आप देख रहे मिल्लत टाइम्स, और मिल्लत टाइम्स को यूट्यूब, फेस, दीगर प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।